नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमने आगामी एग्ज़ाम जो सीटेट का होने वाला है 24 जनवरी को, इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की है सीडीपी की, जिसमें हम डेली 30 क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर ज़रूर लगाएं और फिर देखें आपने कितने सही किए। अगर आप ये वीडियो देखते रहेंगे तो उम्मीद है आप बहुत अच्छा खासा स्कोर करेंगे। इससे पहले भी हम दोस्तों 3 वीडियो ला चुके हैं, ये हमारी प्रैक्टिस सेट की चौथी वीडियो है, तो उम्मीद है आप वीडियो को रेगुलर लगा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई पेरेंटिंग स्टाइल, जेनेटिक मेकअप, स्कूलिंग एक्सपीरियंसेस, पर्सनल इंटरेस्ट। अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम हिंदी में देखेंगे। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होती है? हमारा पहला ऑप्शन है परवरिश और शैलियाँ। देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन तो हमें पॉजिटिव लग रहा है। परवरिश और शैलियाँ बिल्कुल इनके द्वारा प्रभावित होता है। आनुवांशिक ढांचा संरचना, बिल्कुल आनुवांशिकी से भी हमारा वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। विद्यालय अनुभव, बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव है। व्यक्तिगत रुचि से भी हमारा वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। तो ये चारों ऑप्शन ही बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं। तो इसमें चारों हैं, वो है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल चेंजेस इन चिल्ड्रन आर यूनिवर्सल टेकिंग प्लेस एट द सेम पेस अक्रॉस कल्चर्स। देखिए, इंग्लिश वाले इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसको सॉल्व करें, और हम इसको हिंदी में पढ़ देते हैं। बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन जो हैं सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक गति से समान होते हैं। अब देखिए, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। अच्छा, रुकते हैं इस ऑप्शन पर। एक आयामी और रैखिक है। देखिए, विकास कभी भी एक आयामी और रैखिक नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। जो विकासात्मक परिवर्तन है वे वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक जटिल अंतःक्रिया है। रुकेंगे इस ऑप्शन में, बताएंगे इसमें क्यों क्या है। अपरिवर्तनीय और पैरों की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। देखिए, अपरिवर्तनीय वर्ड यहाँ बिल्कुल गलत है, तो ये तो हमारा आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन है सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते। देखिए, सभी संस्कृतियों में समान गति से नहीं होते, तो ये ऑप्शन अपनी इस लाइन की वजह से गलत हो गया कि समान गति से होते। देखिए, वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच अंतःक्रिया से ही विकासात्मक परिवर्तन होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सही है। इस वजह से आंसर ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये 3rd क्वेश्चन आ गया। इसमें 2 एक एजर्शन दिया गया, इसका रीज़न दिया गया, तो हम लोग पढ़ेंगे। ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स प्रोसीड थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम मैनर एट द सेम एज। मतलब सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों में गुजरते हैं। बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। चाइल्डहुड इज यूनिवर्सल एंड यूनिडायमेंशनल। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो बचपन सार्वभौमिक और एक आयामी होता है। देखिए, ये बात तो गलत है कि एक आयामी होते हैं। देखिए, जो विकास होता है वो हमेशा बहुआयामी होता है, चाहे बचपन में हो, चाहे बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में हो। जो विकास है वो हमेशा बहुआयामी होता है। पहला ऑप्शन एक बार फिर से पढ़ते हैं। सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से। देखिए, ये बात ठीक है कि बच्चे एक ही उम्र में ठीक से सीखते हैं, लेकिन एक ही तरीके, जो वर्ड इसमें यूज़ किया गया, एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। देखिए, एक ही तरीके से नहीं, समान परिस्थितियों में समान चीज़ें सीखते ज़रूर हैं। इस एज में बच्चों में जैसे बोलना आ जाता है, कूइंग, बैबलिंग और चलना फिरना आ जाता है, लेकिन तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या एक ही तरीके से सीखते हैं, तो ये पॉइंट भी नेगेटिव हो गया है, जिससे कि दोनों पॉइंट ही नेगेटिव हैं। तो हम देखेंगे कौन सा आंसर हमारा सही होगा। तो यहाँ पर है ए और आर दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ए और आर दोनों गलत हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि ये है।
सोशलाइजेशन हैपन्स ओनली एट स्कूल वंस द चिल्ड्रन बिगिन टू गो टू स्कूल। सामाजिकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर स्कूल में ही होता है तो ये चीज़ तो बिल्कुल निगेटिव है यहाँ पर, कि स्कूल में ही समाजीकरण नहीं होता है। समाजीकरण तो कई जगहों से होता है, जैसे हमारे सबसे पहला समाजीकरण तो हमारे परिवार से होता है, इसके बाद आस पड़ोस है, मीडिया है, हमारे आसपास का पर्यावरण है, ये सब समाजीकरण का ही एक रूप है। लेकिन इसमें लिखा है समाजीकरण स्कूल में होता है, तो ऑप्शन बिल्कुल ये जो हमारा अभी कथन है गलत हो गया। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था। देखिए, एकमात्र संस्था जो है वो है परिवार, वो भी प्राथमिक, लेकिन द्वितीयक में तो सब कुछ आ जाता है, पास आस पड़ोस मीडिया, ये सब द्वितीयक समाजीकरण की संस्थाएं हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो इसका सही जवाब होगा कि दोनों ही, ए और आर दोनों ही गलत हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये, सीमा अपनी मम्मी की आज्ञा के बिना रसोई से मिठाई खाने में डरती है। उसे लगता है कि मम्मी को पता लगने पर उसे सज़ा मिलेगी। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार सीमा किस स्तर पर। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांतों के 3 स्तर बताए थे। पहला था पूर्व पारंपरिक स्तर, ये पहला था, पहली स्टेज। दूसरा है पारंपरिक स्तर और तीसरा था उत्तर पारंपरिक स्तर। देखिए, मैं तीनों स्टेज को बता देता हूँ। पहली स्टेज में ही बताया था कि बच्चा दंड के भय से डरता है और कोई काम ऐसा नहीं करता है जिससे उसको पिटाई लगे, तो पहली स्टेज की। दूसरी स्टेज में वो समाज के नियम को सही मानता है, उनके हिसाब से चलता है। और तीसरी स्टेज ये होती है जिसमें वो समाज के नियमों को समझ जाता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, अगर मैं बस अपने नियम खुद बनाऊंगा जो समाज को प्रभावित ना करें, तो ये तीसरा था। तो यहाँ पर ये सज़ा वाली बात की गई, तो ये पूर्व पारंपरिक स्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, यही इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज़ द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया के द्वारा सुगम होता है। तो देखिए, जीन पियाजे ने कुछ चरण बताए थे, अपने कुछ सिद्धांत दिए थे। जैसे उन्होंने एक दिया था अनुकूलन का सिद्धांत, ठीक है, अभी देखेंगे हम। और ऑप्शन पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। पूर्वाभ्यास, देखिए पूर्वाभ्यास भी इन्होंने नहीं दिया था। कलन विधि भी इनका कोई दिया हुआ ऑप्शन नहीं है। तो इनका एक ही जो सिद्धांत दिया था वो था एडाप्टेशन का, कि हम अपनी सीखी हुई चीज़ों को जब नए तरीके से देखते हैं तो उसकी सही चीज़ें भी अडॉप्ट कर लेते हैं, यही है एडाप्टेशन। और यही है इसका सही जवाब कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है, तो अडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलन द्वारा ही सुगम होता है। 6 का ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित विशेषताओं के साथ चरणों को सही सुमेलित जोड़ी चुननी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जीन पियाजे की चारों अवस्थाएं दी हुई हैं। पहली अवस्था है संवेदी चालक अवस्था, इसमें बालक नाटकीय खेल में संलग्न। देखिए, इस अवस्था में बालक नाटकीय खेल में संलग्न नहीं होता, बल्कि वह तो पूर्व संक्रियात्मक में, वो तो सेकंड स्टेज है, तो पहली स्टेज तो इससे मेल नहीं खा रही है। दूसरा इन्होंने बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें वस्तु स्थायित्व तो प्रारंभ होता है। देखिए, वस्तु स्थायित्व तो जो प्रारंभ होता है वो संवेदी चालक अवस्था में प्रारंभ होता है, ना कि इस स्टेज में, तो ये भी मेल नहीं खाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अब देखिए क्या दिया है, क्रियाओं को मानसिक तौर पर परिवर्तन में सक्षम। देखिए, क्रियाओं को मानसिक तौर पर नहीं कर पाता, यहाँ पर क्रियाओं को मानसिक तौर पर वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है, जो कि 4th स्टेज है, ना कि 3rd। तो हमारा एक ऑप्शन ही बचता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, वो परिकल्पनित निगमनात्मक तर्क में सक्षम। अब देखिए, कोई भी बात होगी, बड़े से बड़े टास्क को हल करने की, वह इसी अवस्था में कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए हमें इनमें से कौन से कारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखिए दोस्तों, ले वाइगोस्की का एक सिद्धांत था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बच्चा आपस में, मतलब जब सामाजिक अंतःक्रिया से ही बहुत अच्छे से सीखता है। तो अब जो ऑप्शन इस तरह से होगा, हमारा वही आंसर होगा। देखिए, पहला है संवाद, यानी जो बच्चा है बात करेगा,
दूसरा है व्याख्यान, तो ये तो कभी नहीं आंसर होगा, ये तो निगेटिव आंसर हमारे सीडीपी के लिए। सज़ा कभी नहीं हो सकता, पुरस्कार है, ये भी एक निगेटिव आंसर है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव है, जो कि है संवाद, यानी बच्चा जब बात करेगा एक दूसरे से तभी वो सीखने में सक्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण कारक है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया कि अंतःक्रिया कि बच्चे के भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि सामाजिक अंतःक्रिया पर विशेष बल जिन्होंने दिया है वो है लेव वाइगोस्की। कौन है? लेव वाइगोस्की, जो कि हमेशा उनका यही कहना था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से बहुत अच्छा सीखते हैं। तो हमारे यहाँ ऑप्शन है जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, पी.एफ. स्किनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। हम एक बार में ही पढ़कर आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है? ठीक है, तो हम ऑप्शन देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन जिसमें तर्क भी लग रहा होगा, गणित भी लग रही होगी, वही इस बुद्धि का सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल तथा स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 या 2 अधिक आयाम शामिल हो, 2 या 2 से अधिक आयाम शामिल हो। तो देखिए ऐसी बुद्धि जिसमें छवियों में हेरफेर कर रहा है, ग्राफिक कौशल दिखा रहा है, स्थानिक तर्क, कुछ भी जिसमें 2 से ज़्यादा आयाम हो, तो ऐसे देखिए ये जो बढ़ावा देते हैं वो होते हैं स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, ये जो बुद्धि है वो स्थानिक बुद्धि है। जैसे चित्रकार, मूर्तिकार, इन सब की जो बुद्धि होती है ये होती है स्थानिक बुद्धि। दोस्तों दूसरा है लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। ये बुद्धि संगीतमय बुद्धि होती है, संगीतज्ञ बुद्धि होती है, जिसमें संगीतकार लोग आते हैं, जिसमें ये इन टर्म्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट पिचों, स्वरों और लयों के बीच अंतर करना। देखिए ये भी एक संगीतज्ञ बुद्धि है, ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें बताना है तार्किक गणितीय बुद्धि। चौथा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना। अब देखिए यहाँ पर रीजनिंग आ रही है, पैटर्न पहचानना और विचारों के बीच संबंध बनाना, यही एक तार्किक बुद्धि, क्योंकि इसमें तर्क लग रहा है और जब तर्क लगेगा वह तर्क और गणितीय बुद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, का आंसर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एजर्शन दिया हुआ और ऑप्शन दिए हुए। क्वेश्चन ये है किशोरों की जेंडर भूमिकाओं व रूढ़िवादियों के प्रति दृष्टिकोण और मूल्यों को निर्धारित करने में विज्ञापन और फिल्में एक बड़ा प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि एक फिल्म होती है, कोई भी पिक्चर, एक फिल्म में हमेशा हीरो को ही जो विलन से लड़ाई करते हुए दिखाया जाता है और हीरोइन को हमेशा अपने हीरो को सपोर्ट करना ही दिखाया जाता है। ये एक रूढ़िवादिता को जन्म देता है, बिल्कुल जन्म देता है कि हमने पहले से ही सोच रखा है कि जो हीरो हैं वो ही फाइट कर सकते हैं और जो इसमें हीरोइन है वो हमेशा विलन के पास जाएंगी। लेकिन होता क्या है, इस वजह से जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही बात कही गई है। दूसरा है मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये बात की गई, प्राथमिक संस्था मीडिया को बताया गया। देखिए हमने दोस्तों आपको बताया था पहले भी क्वेश्चंस में कि जो प्राथमिक संस्था है वो हमेशा परिवार रहता है, लेकिन यहाँ पर बात ये भी सही है क्योंकि जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, मीडिया सामाजिकरण की एक शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है, जब किशोरावस्था में होता है तब सामाजिकरण की जो प्राथमिक संस्था है उसके लिए वो मीडिया ही बन जाती है, क्योंकि तब वह घर से कोई भी अपना सही गलत का पता करता है वो घर से नहीं पता करता है, वो मीडिया का सहारा लेता है, मतलब अपने पर्यावरण का सहारा लेता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल पॉजिटिव है। किशोरावस्था की बात अगर करी जाए तो ये प्राथमिक सामाजिकरण के एकदम प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। इस पहले वाले अभिकथन को अगर लिया जाए किशोरों को लेकर तो बिल्कुल सही कारण है कि इनके लिए मीडिया ही सामाजिकरण की शक्तिशाली प्राथमिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों को सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें। देखिए ये तो बिल्कुल ऑप्शन गलत है। विभेदित निर्देश को लागू करें, ये बात कुछ ठीक लग रही है।
मानकीकृत मूल्यांकन, देखिए कभी हमने कहा था मानकीकृत मूल्यांकन कभी नहीं करना है हमें। बहिष्कृत प्रथाओं का अभ्यास करें, देखिए जो प्रथाएं बहिष्कृत हो गई उनका थोड़ा ना अभ्यास करना है। तो एक ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, वो है विभेदित निर्देश लागू करें। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे की ज़रूरतें हैं, क्षमताएं हैं, उनको पहचानना। विभेदित निर्देश मतलब होता है कि शिक्षक को चाहिए कि बच्चों के अंदर जो क्षमताएं हैं उन्हें पहचानना कि वो क्या उसकी आवश्यकता है, क्या क्षमता है, यही होता है विभेदित निर्देश लागू करें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आकलन, असेसमेंट क्या है? आकलन को अधिगम को दिशा देनी चाहिए और किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए। देखिए अब ये जो लाइन है यहाँ पर ये गलत हो जा रही है, क्योंकि देखिए किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए। देखिए किसका आकलन नहीं करता है, हमारा जो आकलन होना है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वह सतत और व्यापक होना चाहिए। सतत और व्यापक यानी हर किसी चीज़ का आकलन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक। जो NEP 2020 कहती है कि जो मूल्यांकन और सतत और व्यापक होना चाहिए, हर क्षेत्र का होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि अधिगम में किसका आकलन करना है इससे निर्धारित होना चाहिए। देखिए दोस्तों ये बात तो बिल्कुल निगेटिव है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। आकलन को सीखने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, ये तो गलत हो गया, सीखने से तो। तीसरा ऑप्शन है आकलन को बच्चों को समान क्षमता समूह, धीमे सीखने वाले, बुद्धिमान बच्चे के पृथक समूह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। देखिए इस तरह के कभी भी वर्गीकरण नहीं करने हैं कि धीमे सीखने वाले, तेज़ सीखने वाले, इस तरह का वर्गीकरण नहीं करना है दोस्तों, ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। अब हम देखते हैं अपना आखिरी ऑप्शन 4 ऑप्शन। आकलन को बच्चों को सीखने की तैयारी से लेकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। दोस्तों ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें पूरी पॉजिटिव बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एक प्रगतिशील कक्षा में सीखना, देखिए व्यक्तिवादी और निष्क्रिय, तो ऑप्शन गलत है, निष्क्रिय आ गया यहाँ पर। सक्रिय और सामाजिक है, पॉजिटिव लग रहा है, आगे पढ़ेंगे। परीक्षा अनुमुख है, देखिए परीक्षा को देखते हुए कभी प्रगतिशील कक्षा से नहीं सीखा जाता। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये भी निगेटिव आंसर, एक ही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन, देखिए अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। देखिए मानकीकृत तो हमें होना ही नहीं है, हमें अपना पाठ्यक्रम, अपनी पद्धति हमेशा लचीली रखनी, कोई मानकीकृत नहीं टर्म यूज़ होना है, तो ये तो गलत हो गया अभिकथन हमारा। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने, देखिए सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना। देखिए मुझे पॉइंट तो पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन ये जो लाइन लिखी है सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। देखिए हमारा शिक्षक का एक काम होता है कि सभी बच्चों को मतलब समान सीखने के अवसर प्रदान करना, ना कि समान बनाने के अवसर प्रदान करना। देखिए बच्चे की जो इच्छा रहेगी, सभी बच्चों में डाइवर्सिटी होती है, सभी बच्चे अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं, पर हम अगर उनको सभी को समान बनाने की दिशा में काम करेंगे तो हम बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो तर्क है वो भी गलत है, यानी दोनों ही गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो 4 ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों गलत हैं, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एक समावेशी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन सही, हमें कथन पढ़ना है। पहला है विशिष्ट बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ सीखना अवास्तविक है। देखिए ये तो बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है, अवास्तविक नहीं, बिल्कुल ये तो सही बात है, अवास्तविक कैसे कह दिया। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होते, देखिए ये भी निगेटिव पॉइंट है, हमारा नहीं आंसर हो सकता। शिक्षकों को शिक्षण पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता, अब देखिए हम लोग अपना आंसर यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन पढ़ के बता देता हूँ कि शिक्षकों को शिक्षण पद्धतियों में बदलाव की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है। अगर आपके साथ दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं, विशिष्ट आवश्यकता वाले और समावेशी कक्षा में हर तरह का बच्चा है, तो हमें शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण पद्धतियों में बदलाव लाएं। इससे सभी बच्चों के साथ कार्य करने की क्षमता व अलग अलग दृष्टिकोण को तुल्य करने के कौशल सुदृढ़ होते हैं। देखिए ले वाइगोस्की, जीन प्याजे इसी बात पर बहुत बल देते हैं, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल पॉजिटिव है। अब देखिए 1 और 2 तो बिल्कुल गलत है, तो जहाँ पर भी 1 और 2 आ रहा है उसे काट दीजिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 आया गलत हो गया, यानी एक ही ऑप्शन हमारा बचा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
थर्ड एंड फोर्थ टर्म जो है बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? लीक से हटकर सोचना, निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, अनम्य सोच, अपसारी सोच। देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं की जब भी आप बात करें तो इनके लिए सबसे बड़ा टर्म जो होता है वो होता है इनकी अपसारी सोच। अपसारी मतलब ये किसी भी चीज़ को सोचते हैं वो उस चीज़ के हर दृष्टिकोण को सोचते हैं, ये होता है अपसारी सोच। क्या होता है? अपसारी सोच। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं कि एक दिए गए टॉपिक को अगर उन्हें दिया गया है तो उस टॉपिक को ही पढ़ते हैं, केवल उस टॉपिक के अंदर क्या क्या दिया है। लेकिन जो अपसारी सोच होती है वो उस टॉपिक का गहन अध्ययन करते हैं कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, केवल फैक्ट नहीं पढ़ते हैं, उस फैक्ट के पीछे का रीज़न भी पढ़ते हैं। तो ये अपसारी सोच होता है। और प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लीक से हटकर सोचने का सबसे महत्वपूर्ण कारक यही होता है अपसारी सोच। तो ऑप्शन नंबर 4 हम इसे बिल्कुल आप याद कर लें कि जहाँ पर भी प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता आएंगे वहाँ इनकी अपसारी सोच को हमेशा हमें पॉजिटिव देना है। तो अपसारी सोच द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? अब देखिए शिक्षा में समावेश का क्या अर्थ है? विशेष विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा का देखिए विशेष विद्यालयों, तो ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है कि विकलांगों की शिक्षा का प्रबंध, विशेष विद्यालय नहीं, सब बच्चे को किसी भी, हम लोग हर एक उनके लिए कोई विशेष विद्यालय नहीं होना चाहिए। हम एक किसी भी विद्यालय में सभी बालकों को पढ़ाना, हमें उनके लिए शिक्षण विधियाँ ऐसी बनानी चाहिए कि किसी विद्यालय में सभी बच्चे एक साथ पढ़ें। सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है। तो प्रतिभाशाली बच्चों का विशेष विद्यालयों में नियोजन, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। समावेशी व्यवस्था में विशेष बच्चों के लिए अलग अलग वर्गों का प्रावधान, देखिए इससे तो बच्चा और भी कुढ़ने लगेगा कि मुझे अलग क्यों बिठाया गया है। तो ये सब चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 ही पॉजिटिव है, इसमें एक ही आंसर पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डिसलेक्सिया इस क्वेश्चन को आप हमेशा इंग्लिश में ही पढ़ें क्योंकि इंग्लिश में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद द डिफिकल्टीज इन। अब देखिए इसका एक ट्रिक है, डिसलेक्सिया यानी लाइक को लक्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? लाइक को लक्स पढ़ रहा है, तो यानी उसके अंदर क्या है? पढ़ने की कमी है। इसका आंसर तो आप सीधे पढ़ने में लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए यहाँ नहीं पूछा है, नहीं, इस पर आप हमेशा टिक लगा लें। तो ये है सहकारात्मक अधिगम, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, तो नहीं हो सकता। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन, ये तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, इसका आंसर तो नहीं हो सकता। उपयुक्त समाज योजन भी बहुत पॉजिटिव है। तो मानकीकृत, देखिए मानकीकृत निर्देश मैं आपको शुरू से ही बताते चला आ रहा हूँ प्रैक्टिस सीरीज 1 से ही कि मानकीकृत निर्देश हमेशा एक निगेटिव टर्म है, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी व कठोर पाठचर्या का पालन करना चाहिए। देखिए कठोर पाठचर्या का पालन नहीं करना चाहिए। मानकीकृत आकलन बिल्कुल गलत हो गया, हम बहुत देर से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज़ को। प्रश्न पूछने के लिए डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है, सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हैं, जानकारी के स्मरण पर जोर देते हैं। देखिए दोस्तों ये तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, ठीक, स्मरण पर जोर देते हैं। प्रमुख रूप से शिक्षक के निर्देश की भूमिका पर जोर देते हैं, ये भी देखिए मुझे गलत लग रहा है कि शिक्षक के निर्देश की भूमिका। सीखने के सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं। देखिए सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत हैं ले वाइगोस्की का है, सीखने के सामाजिक संदर्भ को, ये तो मुझे पॉजिटिव लग रहा है। पुनर्बल व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं, ये भी नेगेटिव पॉइंट, तो एक ही पॉइंट पॉजिटिव है जो कि ऑप्शन नंबर 3 सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है? अनुकरण द्वारा, देखिए इन्होंने ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया था। निष्क्रिय श्रवण तो बिल्कुल गलत है। अनुकूलन और पुनर्मनन ये स्किनर का सिद्धांत है, इन्होंने नहीं दिया था। तो मैंने आपको बताया था आज के टेस्ट सीरीज में कि पियाजे और ले वाइगोस्की दोनों ने ही सामाजिक अंतःक्रिया के साथ अधिगम को बहुत अच्छे से बताया है कि इसकी बहुत सक्रिय भूमिका रहती है। तो अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागी द्वारा
तो जब अधिगमकर्ता जितने भी होंगे सक्रिय भागीदारी करेंगे उसमें बहुत अच्छा अधिगम होगा उनका। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताओं को कैसे सुगम बनाएंगे? पहला ऑप्शन है भय उत्पन्न करके, ये तो बिल्कुल गलत है। तनाव उत्पन्न करके, नहीं हो सकता बिल्कुल भी। सामग्री को निष्क्रिय और बार बार याद करने, देखिए बिल्कुल सरल आंसर है ये, एक ही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इसलिए इसको पढ़ते हैं। विचार मंथन को प्रोत्साहित करके और उपमाओं को अनुमानों जैसी रणनीतियों का उपयोग करके प्रोत्साहित करके, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। जब विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो सकारात्मक प्रभाव कब पड़ेगा? जब बच्चा तनाव में होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, तब तो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाएगा। शर्म से कभी नहीं, हीनता से भी कभी नहीं, एक ही ऑप्शन बिल्कुल सरल आंसर है दोस्तों। अगर ऐसा पेपर आपको मिल जाए तो आप पूरे में से पूरे नंबर लाइएगा, बिल्कुल लाइए दोस्तों। इसका एक ही आंसर है, वह है संतुष्टि। जब बच्चे को संतुष्टि मिलती है, कोई टॉपिक वो पढ़ता है और कुछ संतुष्टि मिली कि हाँ आज मुझे टॉपिक बिल्कुल समझ में आया, तो उसको सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो सीखने के लिए और सपोर्ट उसको मिलता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है और ये हिंदी में। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या किया जाना चाहिए, सॉरी। अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। हतोत्साहित, उन्हें डीमोटिवेट। पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों को कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया जाना चाहिए। सुसाधित, ये पॉजिटिव लग रहा है। खारिज करना चाहिए, अरे नहीं। दंडित, ऑप्शन बिल्कुल 3 ऑप्शन गलत करके ही आप चौथा सही आंसर ढूंढ सकते हैं, वो है ऑप्शन नंबर 4 सुसाधित इज द राइट आंसर। मतलब उन्हें और सुविधा प्रदान करनी चाहिए, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान लगाने के लिए सुसाधित सुविधा प्रदान करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए? अर्थ बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए? तो बारंबार अभ्यास पर जोर देकर, देखिए हमें बारंबार अभ्यास नहीं कराना है, रिपीटेड प्रैक्टिस कभी नहीं करानी है। निष्क्रिय अनुकरण, ये तो पढ़ते ही गलत हो गया। भौतिक पुरस्कार बिल्कुल देना मना है हमारे सीडीपी में, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 4 खोज और अन्वेषण द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। डैश समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। अब देखिए हमें जो निगेटिव चीज़ है वो उससे बताना है। पहला है प्रकारात्मक आबद्धता, पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति, स्वानुभाविक कलन विधि। अब देखिए दोस्तों एक एक टर्म को समझते हैं। सबसे पहले हमारा कलन विधि, तो ये इसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। इंग्लिश में देख रहे हैं, ज़्यादा हम लोग समझ सकते हैं। एल्गोरिदम, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, ये तो गलत नहीं हो सकता। दूसरा है स्वानुभाविक यानी ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक विधि देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम समस्या समाधान करने के कई तरीके निकालते हैं और सरल से सरल तरीके से समस्या का समाधान करते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव आंसर है कि तो बिल्कुल समस्या समाधान करने की प्रभावशाली विधि है। तीसरा है पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति। देखिए ये ऐसी युक्ति है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वर्किंग बैकवर्ड्स। मतलब जब हम कोई काम करने जाते हैं तो हमने इस काम को पीछे कहाँ पर छोड़ा था उसके आगे से उसको आगे बढ़ाते हैं, तो पश्चिगामी कार्यकारी युक्ति ये कहती है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है समस्या समाधान करने के लिए। लेकिन एक है प्रकार्यात्मक आबद्धता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल फिक्सडनेस। अब देखिए दोस्तों ये जो कहीं ना कहीं बाइसनेस को यानी रूढ़िबद्धता को जन्म देती है। रूढ़िबद्धता को जन्म देती है कि जो मेंटेलिटी किसी भी काम को लेकर पहले से बैठी हुई है उसी तरह से करना। तो देखिए ये एक नेगेटिव पॉइंट है, जिसके कारण इसका यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द। ये एक रणनीति नहीं है, ये नेगेटिव पॉइंट है जो कि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। एक सामाजिक रचनावादी कक्ष में सीखना या सीखने निष्क्रिय रूप से होता है, तो गलत है ऑप्शन। निष्क्रिय रूप से कभी का स्वरूप सामाजिक होता है, पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है ये। पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता है, परीक्षा केंद्रित नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सीधे से यानी पॉजिटिव जो सोचा था बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता के लिए जिम्मेदार है?
बच्चों की जो विफलता है उसके लिए जिम्मेदार। तो दोस्तों ऑप्शन है व्यक्तिगत पाठचर्या, तो ये तो देखते हैं दोस्तों, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। संदर्भित पाठचर्या, ये भी पॉजिटिव हमें कुछ पॉइंट लग रहा है। चक्रीय पाठचर्या, चक्रीय पाठचर्या इसको इंग्लिश में देखते हैं। स्पाइरल सर्कुलम, अच्छा चक्रीय पाठचर्या, पाठचर्या का मानकीकरण। देखिए दोस्तों ये ऑप्शन हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि हो सकते हैं नहीं, लेकिन देखिए हमें जो निगेटिव पॉइंट बताना है कि विफलता के लिए जिम्मेदार सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है, देखिए निगेटिव पॉइंट हमें मिल गया है, वो है पाठचर्या का मानकीकरण। तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है और ये हमारा बिल्कुल आंसर होगा, क्योंकि ये तो कभी भी विफलता के लिए मतलब पक्का यही जिम्मेदार होता है। अगर पाठचर्या मानकीकृत है, हम आपको पूरे प्रैक्टिस में बताते हुए आ रहे हैं कि अगर पाठचर्या या शैक्षिक सिद्धांत टीचर द्वारा पढ़ाया जाना मानकीकरण है तो ये बिल्कुल निगेटिव किसी भी शिक्षा टेक्निक के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज हमने अपना CDP का चौथा सेट कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा और आगे भी आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।